भाई शूद्र है, शूद्र लिखा है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, तो इस बात को समझो भी तो। अब कह रहे हो हमें हमें लिख दिया गया है, उस चौपाई को हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो कोई बात हुई नहीं। यदि आप उस हिंदू धर्म व्यवस्था को ढोते रहना चाहते तो शूद्र बने रहने में क्या प्रॉब्लम है? वो उसमें बहुत, उसने तो फिर भी सॉफ्ट उससे दिया है, बहुत सहज ढंग से। स्मृतियों को पढ़ लो और दूसरे ग्रंथों में तो धर्म सूत्रों को पढ़ दो तो और भयानक है, गालियां लिखी गई हैं आपके लिए। तो वो तो कह रहा है, सिर्फ ताड़ने की बात कह रहा है रामचरितमानस, डोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। उधर तो पीछे लिखा हुआ है, रांगा भर दो कानों में, जीभ काट दो, गर्दन से अलग कर दो, इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आप उस व्यवस्था उसको यदि नकार रहे हो, यदि उसको प्यार और मोहब्बत से देख रहे हो, तो आपको फिर आपत्ति करने का कोई हर्ज नहीं। और या तो फिर छोड़ रहे हो तो पूरी तरह छोड़ दो, आप मुक्त हो जाओगे। रविदास जी पर आते हैं तो बहुत सारी बातें झूठी कही गई हैं जिसकी का कोई सिर पैर नहीं। जैसे हम लोग देखें, यदि उनकी पंक्तियों को देखें, उनके पदों को देखें, तो एक है, एक बहुत अच्छी बात कही गई है। आप ज़्यादातर देखते होंगे कि गुरु रैदास जी की जितनी भी तस्वीरें, उसमें उनको वो चमड़े के औजार लिए हुए दिखाया गया है, जूता गांठते हुए दिखाया गया है। हमारे मुख्य अतिथि जी हमें याद दिला रहे थे कि गुरुमुखी का आविष्कार किया। और आपको याद होगा कि जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, गुरु ग्रंथ साहब में गुरु रैदास जी ऐसे संत हैं जिनके सबसे ज़्यादा दोहे सम्मिलित किए गए हैं। और सभागार में उपस्थित पूज्य भंते जी, मंच पर आसीन परम आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि सोबरन सिंह साहब, आज के विशिष्ट अतिथि माननीय रमाशंकर भास्कर जी, मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच माननीय अरविंद कुमार दोहरे साहब, हमारे इस स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अध्यक्ष भाई डॉक्टर रविंद्र गौतम जी, यहाँ पर सभागार में उपस्थित माननीय चौधरी साहब, माननीय शोभा जी, डॉक्टर रश्मिका शिवांक जी, डॉक्टर स्वर्ण सुमन जी, DLW के हमारे बहुत पुराने साथी भाई कृष्णायन जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, आज संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर हम लोग ये 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत आपके द्वारा की गई है। मैं अपनी ओर से आप सभी को इस पावन दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आगे अपनी बात शुरू करूं उसके पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को कोट से नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश में समता मूलक समाज आंदोलन के संघर्ष को आगे बढ़ाया। इनमें विशेष तौर पर आधुनिक भारत में जन्मे सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा राव फुले, आरक्षण के जनक महाराजा छत्रपति साहू महाराज, और ऐसे तमाम महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले तथा भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और आधुनिक युग में इन महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले बहुजन नायक नाम से मशहूर मान्यवर कांशीराम जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथियों, बहुत सारी बातें हमारे आज के अतिथिगणों ने आपके सामने रखी हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात जो छूट गई है जिसको मुझे उसको दोहराने की आवश्यकता है।
पूरे ऐतिहासिक आंदोलन को हम लोग यदि देखें तो जैसा हमारे सभी साथियों ने इस बात की ओर संकेत किया है कि इस देश में समता मूलक समाज बनाने की जो आरंभिक परिकल्पना है वो भगवान बुद्ध से शुरू होकर के और आज तक चली आ रही है। एक सतत संघर्ष का दीर्घकालिक इतिहास 100-200 वर्षों का नहीं, हजारों साल का है। और उसकी कड़ियाँ आपने देखा कि किस तरह से भगवान बुद्ध के समय से लेकर के गुरु रविदास, रविदासिया और बनारस, सबके केंद्र में वाराणसी है। भगवान बुद्ध को अक्सर आधुनिक जो लेखक हैं अपनी किताबों में कहते हैं कि खास करके जो वैदिक ब्राह्मण परंपरा से जुड़े हुए लेखक हैं, विचारक हैं, कि काशी ब्राह्मणवाद का गढ़ है और यहाँ भगवान बुद्ध भी नहीं प्रवेश कर सके। उन्हें भी बनारस के दूसरे छोर पे ही रुक जाना पड़ा। अभी हमारे मुख्य अतिथि जी कह रहे थे जो भी बातें लिखी गई हैं वो गुरु जी के बारे में वो 85% झूठ हैं। बिल्कुल ये अक्षरशः सत्य है। उसी में से एक झूठ ये भी है। और पूरा इतिहास ऐसे झूठ से भरा पड़ा है। वास्तविक चीज़ें हमें भी पता नहीं है और हम ढूंढने की कोशिश भी हम लोगों ने नहीं की है। इधर कांसीराम साहब ने जब से हमको सोते से जगाया है, जैसा कि हमारे अतिथि कह रहे थे, तब से थोड़ा हमने ढूंढना शुरू किया है, कुछ नए ढंग से विचार करना शुरू किया है। और उन तमाम महापुरुषों को जिसको यह देश नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते थे कि हमारे पुरखे हैं, हमारे मुक्तिदाता हैं, उनको हम नहीं जानते थे, उनसे हमें रूबरू कराया। एक नहीं, ऐसे हजारों देश के कोने कोने में छोटे बड़े सभी स्तर के महापुरुषों से कांसीराम साहब ने हमें अवगत कराया। तो जब अवगत कराया तो धीरे धीरे हमारी आंखें खुलती गईं और उस झूठ से पर्दा भी उठने लगा। उस झूठ से पर्दा भी उठने लगा है। मैं भगवान बुद्ध से शुरू करना चाहता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि जितना भी बौद्ध साहित्य है, प्राचीन साहित्य है, उसमें कहीं पर भी सारनाथ अलग नहीं है। भगवान बुद्ध गया से ज्ञान प्राप्त करके जब चलते हैं तो वहाँ आते हैं वाराणसी के मृगदाव में, वाराणसी के इसीपत्तन में। इसीपत्तन कहाँ है? वाराणसी में है। और तमाम जातक कथाएं हैं, वहाँ पर ये स्पष्ट उल्लेख मिल जाता है कि वहाँ पर जो बौद्ध की जो सनातन परंपरा है, अब आज के उसमें इतना गूढ़ हो गया। सनातन मतलब हिंदू धर्म, सनातन मतलब वैदिक धर्म। पूरे बौद्ध साहित्य में लिखा हुआ है यही धम्म सनातनो। और बुद्धों की एक लंबी परंपरा है। उस परंपरा की खोज कब और कौन करेगा, एक बड़ा सवाल है। जिस दिन ये शुरू हो जाएगा तो उस झूठ से पर्दाफाश भी हो जाएगा। वाराणसी के इसी पत्तन में आकर के, और उसके पहले यहाँ पर कोई ब्राह्मण धर्म या वैदिक ब्राह्मण धर्म का नामो निशान नहीं था। पौराणिक पीरियड में ही यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व कायम होता। उसके पहले यहाँ यक्षों का साम्राज्य था। और उसके पहले तमाम जो अपना ब्रह्म जितने भी जातक कथाएं हैं 545 के आसपास, वहाँ पर उसमें अधिकांश जातक कथाओं में यहाँ के राजा ब्रह्मदत्त से शुरू होती है। हर कहानी ब्रह्मदत्त से शुरू होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ये बौद्ध नगरी थी, बौद्धों का वर्चस्व था। और हम इसको और थोड़ा विस्तार से समझना चाहेंगे तो ये श्रमण परंपरा का केंद्र रहा है बनारस। यह बात अलग है कि पौराणिक स्मृति और पौराणिक पीरियड में यहाँ पर ब्राह्मण धर्म का वर्चस्व हो गया, लेकिन तब भी चुनौती देने वालों की कमी नहीं थी। और उन चुनौती देने वालों में जब शंकराचार्य की कहानी आपने देखा होगा, जब शंकर दिग्विजय जो ग्रंथ है उसमें आता है कि शंकराचार्य भी जब यहाँ आए और तमाम शास्त्रार्थ किया, सबको परास्त कर दिया, और फिर जब वो थक करके गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो वहाँ पर सीढ़ियों पर एक चांडाल से मुलाकात हुई।
और चांडाल ने अपने सवालों में के सामने उसको नतमस्तक कर दिया, मतलब एक तरह से संज्ञा शून्य कर दिया, कोई जवाब नहीं सूझा और वो उनको नतमस्तक करके प्रणाम करा उस चांडाल को। ये चांडाल कौन है? ये चांडाल को कहानी गढ़ दी गई। कैसे कहानी गढ़ दी गई कि चांडाल वेश में भगवान शिव थे। क्यों? क्योंकि चांडाल को नतमस्तक कोई ब्राह्मण कैसे करेगा जो दिग्विजय के लिए निकला है, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए निकला है। एक ब्राह्मण जो समाज व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ है, वो चांडाल से कैसे हार सकता है? कतई नहीं हार सकता है। वो भूदेव है, धरती पर देवता है। वो ईश्वर भी उसके मंत्रों के सहारे चलते फिरते हैं। तो हो ना हो, ये तो चांडाल नहीं है, चांडाल वेशधारी ब्राह्मण भगवान शिव हैं। लेकिन जब चांडालों की हम कहानियाँ पढ़ते हैं, बनारस में बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं, मेरे विद्यार्थी भी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, कि यहाँ पर एक प्रख्यात बस्ती थी चांडालों की, बनारस के पास। हमें ऐसा लगता है ये चांडाल बस्ती और कोई नहीं, ये चंदौली जो है ना, वो चांडाल कभी चंदौली से चंदौली हो गया, और कोई नहीं है दूसरा। जो चंदौली है वही चांडालों की प्रख्यात बस्ती है, कभी थी। और यहाँ तर्कणा शक्ति या विवेक बुद्धि के मामले में ऐसे बड़े बड़े महारथी थे जो जिनके सामने ब्राह्मण नतमस्तक होते थे। जितना ठगी और इसका व्यवसाय था उसको नेस्तनाबूद कर देने वाले लोग थे यहाँ पर। और ऐसे ही एक चांडाल विद्वान मनीषी से शंकराचार्य का सामना हुआ और उन्हें उनके सामने बुद्धि और विवेक या प्रज्ञा के सामने उनको नतमस्तक होना पड़ा। और जिसको उन्होंने कहा कि नहीं, ये चांडाल नहीं हो सकता, ये तो शिव, साक्षात शिव हैं जो चांडाल वेश में आए हुए हैं। अब ये जो हम कह रहे हैं, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं रविदास से, इस बात में कितना दम हो सकता है। या वो चांडाल को जो शिव का रूप कह रहे हैं वो कितना मतलब आधारहीन है, इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं। जब रविदास जी को भी यहाँ के ब्राह्मण परास्त ना कर सके और बल्कि उनके सामने पराजित हुए, तो क्या किया उन्होंने? भरे राज दरबार में जो शर्त थी कि जो पक्ष हारेगा वो दूसरे पक्ष को कंधे पे लेकर के घुमाएगा। तो गुरु रविदास जी जब के सामने टिक ना सके तो गुरु रविदास जी को उन्होंने फिर पराजय स्वीकार की और उनको पालकी में लेकर के पूरे नगर का भ्रमण करवाया, जुलूस निकाला अपने कंधे पर लेकर गुरु रविदास जी को। अब रविदास तो ठहरे चमार, चीख चीख करके बोलते हैं, क्या रविदास खलास चमारा। अब चमार को भी ब्राह्मण कैसे स्वीकार कर सकता है? चमार इतना प्रज्ञावान कैसे हो सकता है? चमार इतना बुद्धिवान कैसे हो सकता है? हो ना हो, ये भी ब्राह्मण ही कुल में पैदा हुआ है और इस जन्म में तो चीख चीख के बोल रहे हैं चमार हैं, तो इस जन्म में तो उसको घोषित कर नहीं सकते ब्राह्मण। तो उन्होंने कहा रविदास पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे। समझ रहे हैं? तो रविदास जो है वो पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे और वो एक श्राप मिल गया था, पैदा हुए तो ब्राह्मण थे तो माता का दूध नहीं पी रहे थे। उस अबोध बालक को भी एहसास था कि वो ब्राह्मण है, वो उसको चमारन का दूध कैसे पिएगा। उसके कोख से पैदा हुआ बच्चे को भी इस बात का एहसास है, ब्राह्मणत्व उसके अंदर जाग गया गर्भ से बाहर आते ही, और वो दूध पीने से मना कर रहा है माँ का। तो कितना कपोल कल्पित बातें इस तरह की कही गई हैं। और इस तरह से तो स्वाभाविक तौर पर जहाँ पर भी जिसको सामाजिक व्यवस्था में वैदिक ब्राह्मणों की सामाजिक व्यवस्था में सबसे नीचे समझा गया, तो ये मान लिया गया कि वो बुद्धिहीन होगा, अविवेकी होगा और इस कोटि का होगा और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तरह की चीज़ें हमें लगता है कि पूरे ऐतिहासिक उस पर जो संदर्भ है उनमें अधिकांश बातें झूठी कही गई हैं। रविदास जी पर आते हैं तो बहुत सारी बातें झूठी कही गई हैं जिसकी का कोई सिर पैर नहीं है। जैसे हम लोग देखें, यदि उनकी पंक्तियों को देखें, उनके पदों को देखें, तो एक बहुत अच्छी बात कही गई है। आप ज़्यादातर देखते होंगे कि गुरु रविदास जी की जितनी भी तस्वीरें उसमें उनको वो चमड़े के औजार लिए हुए दिखाया गया है, जूता गांठते हुए दिखाया गया है। ये कहाँ से गढ़ लिया जूता गांठने वाला? गुरु रविदास जी कहते हैं वो रविदास कुल में पैदा हुए हैं, उनके जितने भी सराउंडिंग्स हैं, रिश्ते नातेदार हैं,
परिवार के लोग हैं, है ना, वो ढोर ढोते हैं, बनारस के आसपास रहते हैं और मरे हुए जानवर को उठा करके ले जाते हैं। लेकिन क्या सचमुच रविदास जो इतना प्रज्ञावान है, पुरुष है, जिसमें राजा से लेकर के रंग तक सारे लोग उनके यहाँ आ रहे हैं, उनके शरणागत हैं, देश का कोई कोना नहीं बचा होगा जहाँ पर उनके उनके प्रतीक चिन्ह ना स्थापित हो। मतलब देश दुनिया में भी भ्रमण कर रहे थे, तो क्या उनको जूता गांठने की भी फुर्सत रही होगी? एक साधारण सा प्रोफेसर या मास्टर बनने के बाद भी उसको शायद जूता काटने की फुर्सत नहीं रहती, और इतना बड़ा विशाल व्यक्तित्व का धनी पुरुष उसको कहाँ रहता हो। तो जैसा कि अभी 40-41 दोहे उनमें हैं, उनमें से एक दोहा है चमैठा गांठ न जाने वो। ये एकदम क्लियर कट कहता है कि वो चमैठा गांठ भी नहीं जानते। गांठ मतलब जब रिपेयर करते हैं तो गांठ लगाते हैं, और वो खुद कहते हैं कि मेरे पास नई रापी और आर भी नहीं है। अगली की पंक्ति में कहते हैं कि मेरे पास जो जूते गांठने के लिए जो औजार होता है, रापी जिससे चमड़ा काटा जाता है और आर जिससे सिला जाता है, छेद करके उसमें धागा डाला जाता है, वो भी उसी एक मटेरियल का होता है, जानवर के उसका, तो वो भी नहीं है मेरे पास। तो ना उनके पास औजार हैं और ना ही उनके पास उनको गांठ लगाना आता है। फिर जूता गांठ करके फ्री में कैसे बांट रहे होंगे? तो ये भी जो बाद के जो ग्रंथ हैं, भक्तमाल और बाकी जगह पर, उसमें बहुत सारी चीज़ें झूठी कह गई हैं। निश्चित तौर पर वो चमार कुल में पैदा हुए, जिसको डंके की चोट पर कह रहे हैं, उनका कुल भी है, और बहुत से उनके कुल के लोग मरे हुए जानवरों का वो उठाते भी हैं। तो इस तरह का है। फिर उनके संदर्भ में और है कि ज़्यादातर आप देखेंगे कि किताबों से लेकर के जन सामान्य में भी है कि वो ईश्वर की आराधना करते थे, और राम को या निर्गुण संत थे, और ईश्वरवादी थे, आत्मावादी थे, वैदिक ब्राह्मण परंपरा के पोषक थे। यदि हम उनके दोहों या पदों पर यदि नज़र डालें तो कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक दोहा है, वेद पुराण तजो मन, जो चाहत सुख चैन। कितना क्लियर है? इसको भी कोई भावार्थ बताने की जरूरत है? यदि आप अमन चैन चाहते हो तो वेद पुराण को तज दो, यदि सुख चैन चाहते हो जीवन में तो वेद पुराण को तज दो। वेद पुराण तजो मन, जो चाहत सुख चैन। और भी दूसरा कोई एक ही हो तो कह सकते हैं कि हो सकता है किसी ने बना दिया हो, और भी है। बनाया कौन होगा? क्योंकि लिखने वाले तो आप ही लोग थे, है ना। आप ही की किताबों में लिखी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपने घालमेल कर दिया, सो बात अलग है। एक और कहते हैं, चारि वेद किया खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। चारों वेदों का खंडन किया, और खुद जन रैदास खुद को कहते हैं, और इस जन रैदास को जो ब्राह्मण लोग हैं वो दंडवत करते हैं। दंडवत साधारण नहीं, प्रणाम कर लिया, साष्टांग दंडवत पूरा लेट करके करते हैं। कैसा व्यक्तित्व तो रहा होगा 600 साल पहले, अंदाज़ा लगाना भी कितना मुश्किल है। तो आज तो हम लोग चलते फिरते भी जय भीम, नमो बुद्धाय, या सामान्य तौर पर एक और भी अभी राम की बात बहुत हो रही है आजकल, तो पूरे देश में चर्चा है, जगह जगह राम भरा पड़ा है उनके पदों में। ये कहाँ से आ गया? आ गया तो सही है कि या झूठ है? आदरणीय सोबरन साहब ने बता ही दिया 85% झूठ है। तो क्या हम ये अपना विवेक नहीं लगा सकते कि सचमुच झूठ है? और उसका कोई झूठ मान कहने से नहीं है, गुरुजी खुद कहते हैं वही आधार है कि बाकी चीज़ें झूठ हैं। यदि वो कह रहे हैं हम चारों वेदों का खंडन करते हैं तो बाकी चीज़ें झूठ हैं। ऐसे ही एक है, वो कह रहे हैं राम जनऊ न भगत कहाऊं, मैं राम को नहीं जानता हूं और ना मुझे उनका भक्त कहलाता हूं। और भी है, क्या क्या है, बहुत सारे हैं। भाई रे राम कहाँ है मोही बताओ, है ना, पूछ भी रहे हैं कहाँ है राम, मुझे बताओ। और वो और भी कह रहे हैं कि भाई राम कहत सब जगत भुलाना, राम राम कहते हुए पूरा जगत भूला हुआ है, कहाँ है राम, हमें कोई बताएगा? तो ऐसा बहुत। फिर क्या है, एक और भी है, तो जहाँ कहीं है, यदि कहीं कुछ है तो उसको आगे की पंक्ति में एक आता है, भाई रे राम कहाँ है मोही बताओ, सतराम ताके निकट ना आए। सतराम, सतराम बार बार आए, ये सतराम को हमें ढूंढना है। सतराम क्या है?
सत का तात्पर्य है जागरूक, चेतनशील। और राम व्यक्ति का प्रतीक है, ईश्वर का नहीं है। राम व्यक्ति का प्रतीक है, ईश्वर का नहीं। सत राम ऐसा व्यक्ति जो चेतनशील है, जागरूक है। अब चेतनशील और जागरूक कौन व्यक्ति है? ये राम तो नहीं है, क्योंकि वो क्लियर भी कर देते हैं राम का है वही बताओ। और एक और कहते हैं कि क्या है, रविदास हमारो राम जी दशरथ को सुतनाए, है ना, उन्हीं के दोहे में है। तो और इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर वो प्रज्ञा ज्ञान की बात करते हैं, निर्वाण की बात करते हैं, है ना, सहज और सत्य समाधि की बात करते हैं, जहाँ पूरा का पूरा अष्टांगिक बुद्धिज्म का 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। निब्बान की परिकल्पना को बहुत बेहतर ढंग से हम उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। निर्वाण की कॉन्सेप्ट को एक जो जीवित अवस्था व्यक्ति भी कैसे निर्वाण प्राप्त करता है, और फिर वो शरीर त्यागने के बाद की जो निर्वाण की अवस्था है उसको भी बहुत बेहतर ढंग से डिफाइन किया हुआ है गुरु रविदास जी ने। तो ऐसे बहुत सारे पद हैं जहाँ पर ये क्लियर कर देते हैं कि जो रविदास के बारे में जो एक तरह का जो हमारे सामने जो प्रस्तुतियाँ हैं वो उसमें बहुधा बहुतायत में झूठी चीज़ें कही गई हैं, और उनके समानांतर जो चीज़ें गई हैं वास्तविक रविदास को वही परिलक्षित करती हैं। और उनमें हूबहू यदि हम उनकी इन चीज़ों को देखते हैं तो चाहे पूरा का पूरा वैदिक ब्राह्मण परंपरा का नकार दिखाई देता है, और हूबहू उनकी जितने भी जितनी भी शिक्षाएं हैं उनका पूरा का पूरा जो अक्षय उसमें बौद्ध सिद्धांतों का प्रतिबिंब देख सकते हैं। एक दो उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक जो कहते हैं बौद्ध धर्म में क्या है कि जाति व्यवस्था पर बहुत बात कही जाती है ना। तो रविदास जी का एक प्रख्यात दोहा है, रविदास जन्म के कारणे होत न को नीच, निज कर्मन के कारणे होत ऊंच और नीच। अब पाली में इसी को भगवान बुद्ध ने क्या क्या है, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो। भंते जी बैठे हैं, आप सब लोग भी प्रबुद्ध हैं, जानते हैं, न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणो, कमना वसलो होती कमना होती ब्राह्मणो। जच्चा मतलब जन्म से, होती होता है, न जच्चा वसलो होती, वसल मतलब शूद्र, है ना, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता और जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। खुद के कर्मों से कोई व्यक्ति शूद्र या ब्राह्मण हो सकता है। तो ये पूरा बिल्कुल एक एक वर्ड टू वर्ड कहते हैं। आजकल शूद्र पे बहुत बवाल मचा हुआ है ना। कह रहे हैं भाई रामचरितमानस में लिख दिया है। अभी तो कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, हमें दूसरों को गाली देने से क्या फ़ायदा है, हम अपनी आते तो सुधारते नहीं, दूसरों को गाली देने में लगे। भाई वो अपना काम कर रहा है, आप अपना काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सोबरन साहब जानते हैं, कांसी राम साहब कहते थे कि ऐसे मंच लगाते हैं लोग, इकट्ठे होते हैं और ब्राह्मणों को ब्राह्मणवाद को गालियां देते हैं और तालियां पिटवाते हैं। तो बोले कि ताली और गाली से बात बनने वाली नहीं है ना। दूसरे को गाली दे करके कमिश्नर साहब भी वही बात कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, जो भी प्रबुद्ध है जो इस बात को समझ रहा है वो कह रहा है दूसरे को गाली देने से बात नहीं बनने वाली है। और हमारे महापुरुष अभी हाल तक समझाते गए हैं, लेकिन हम लोग समझने को तैयार नहीं हैं। भाई शूद्र है, शूद्र लिखा है, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी, तो इस बात को समझो भी तो। अब कह रहे हो हमें लिख दिया गया है, उस चौपाई को हटा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो कोई बात हुई नहीं। यदि आप उस हिंदू धर्म व्यवस्था को ढोते रहना चाहते हो तो शूद्र बने रहने में क्या प्रॉब्लम है, उस व्यवस्था का हिस्सा ही है, वहां रहेंगे तो आप शूद्र ही संबोधित किए जाएंगे। अब उस व्यवस्था में बने रहना चाहते हो और कह रहे हो कि हमें ये गाली क्यों दे रहे हैं, तो ये तो नहीं, क्योंकि उसमें बहुत उसने तो फिर भी सॉफ्ट उससे दिया है, बहुत सहज ढंग से। स्मृतियों को पढ़ लो और दूसरे ग्रंथों में तो धर्म सूत्रों को पढ़ दो तो और भयानक है, गालियां लिखी गई हैं आपके लिए। तो वो तो कह रहा है सिर्फ ताड़ने की बात कह रहा है रामचरितमानस, ढोर गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
उधर तो पीछे लिखा हुआ है रांगा भर दो कानों में, जीभ काट दो, गर्दन से अलग कर दो, इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं। तो आप उस व्यवस्था को यदि नकार रहे हो, यदि उसको प्यार और मोहब्बत से देख रहे हो, तो आपको फिर आपत्ति करने का कोई हर्ज नहीं। और या तो फिर छोड़ रहे हो तो पूरी तरह छोड़ दो, आप मुक्त हो जाओगे पूरी तरह से उस व्यवस्था का परित्याग करने में। ऐसे इस तरह से मल मूत्र जैसा हम त्याग देते हैं ना, और उसकी तरफ पलट के नहीं देखते, ऐसे ही इस व्यवस्था को भी त्यागना पड़ेगा, तब हमें इस देश में बहुजनों को मुक्त। कांसीराम साहब बहुजन के कॉन्सेप्ट में एक बैनर पे SC ST OBC को इकट्ठा कर रहे हैं, तो बहुजन कहने में भी लोगों को दिक्कत हो रही थी। भाई वही तो हैं जो शूद्र और अति शूद्र हैं, उन्हीं को तो संवैधानिक नाम दे दिया गया SC ST एंड OBC, अदर बैकवर्ड। बैकवर्ड सभी हैं, बैकवर्ड सभी हैं, कुछ फॉरवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, कुछ बैकवर्ड हैं। फॉरवर्ड का कोई नाम वैसा संविधान में नहीं दिया गया है, लेकिन ये अंडरस्टूड है। और वो उस बैकवर्ड में ये बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़, इसलिए अदर बैकवर्ड कहा है। बैकवर्ड तो SC ST और OBC सभी लोग हैं, तो उसमें भी कैटेगरी अलग अलग तरह की है। शैक्षिक और सामाजिक स्तर पर सभी पिछड़े हैं, कोई कम पिछड़ा है, कोई ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाई हैं और आज भी सिखा रहे हैं। कुल मिलाकर के हम सीख लेना नहीं चाहते हैं, और इसलिए हमें कोई सुधार भी नहीं हो रहा है, चाहे हमारे महापुरुषों ने अपना जीवन त्याग क्यों नहीं कर दिया। जिस बहुजन के कॉन्सेप्ट को इकट्ठा या बहुजन समाज को इकट्ठे होने की बात कांसीराम साहब कह रहे हैं, गुरु रैदास भी वो मधुमक्खियों का उदाहरण देकर के कह रहे हैं, है ना, साधो एक साथ मिलकर रहिए, ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खी, है ना। इसी तरह से तो पराधीनता पाप है, जान ले उरे मीत, कितनी खूबसूरत बात कह दी है। अविद्या अहित कीन, ज्योतिबा फुले भी वही कह रहे हैं। कौन सा ऐसा काल होगा जहाँ पर हमारे महापुरुषों ने हमें हमारी आंख खोलने के लिए कोई सीख ना दी हो, लेकिन हमें कि मानने से बास नहीं आते। और क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि सदियों से ये जो आदत पड़ी हुई है हमें किसी के का पिछलग्गू बनने की, किसी के कदमों को चूमने की जो आदत बनी है, शायद उसको अभी बदलने में काफ़ी टाइम लगेगा। अभी थोड़ी सी चेतना आई है, साहब ने बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों के सामने रखी थी। मैं तो समझ रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे थे, एक उदाहरण देखा, मैं अभी बैठ के सोच रहा था जब आपने कहा कि कांसीराम साहब ने जो घोषणा के लिए जो डेट रखी 14 अप्रैल पार्टी बनाने को, बिजली काट दी गई, है ना। आपको भी ऐसी सामना करना पड़ा होगा आप यहाँ पर आयोजन में। मुझे लगा कि शायद कांसीराम साहब नहीं होते तो हमें यहाँ खड़े होने को भी मुश्किल था। कांसीराम साहब ने जो चेतना विकसित की इस पूरे देश में, उसकी वजह से यहाँ पर हम लोग बहुत सुकून से कोई कार्यक्रम कर पा रहे हैं। या देश में यदि कहीं कुछ इस तरह का आयोजन हो पा रहा है तो वो जो उस आंदोलन की देन है, जिस आंदोलन को कांसीराम साहब ने आगे बढ़ाया। वरना बहुत खड़ा होना मुश्किल था इस देश में, अपनी बात कहना मुश्किल था। भले हमारे पास संविधान था, सब चीज़ें थी, हमारे सारे अधिकार थे, हमारे फेवर में हजारों कानून बनाए गए हैं, लेकिन यदि कांसीराम साहब ने इस तरह से जागृति पैदा नहीं की होती तो शायद हम ऐसा सीना तान के खड़ा होने की स्थिति में नहीं होते। तो हम तो उनके प्रति बहुत शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं गुरु रैदास जी के बारे में जिनमें मुझे लग रहा है कि जो आँख खोलने वाली हैं। यदि हम उनका एक एक बिंदु का इस तरह जैसा हम लोगों के साथियों ने जो आज विषय दिया पुनर्पाठ करें, तो उसमें हर कोई ऐसा पद या दोहा है जो बताता है कि वो कितने प्रोग्रेसिव हैं, समतामूलक समाज के कितने पक्षधर हैं, कितने क्रांतिकारी हैं, और उनका जो बुद्ध से चली आ रही इस देश की समतामूलक समाज स्थापित करने की जो परंपरा है उससे कितना जुड़े हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज के इस अवसर पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसा कि हमारे अभी प्रोफेसर खरवार साहब शायद कह रहे थे कि भाई ये आयोजन हम लोग हर साल करते हैं, नो डाउट करते हैं, हमें पिछले एक साल की उपलब्धियों पर भी, उपलब्धियां और जो नाकामियां हैं या कमियां और खूबियां दोनों पर चर्चा करनी चाहिए कि हम ये जो आंदोलन चला रहे हैं उसमें हम कितना आगे बढ़े हैं, अभी कितना और करने की ज़रूरत है। कुछ विषय भी सुझाए हैं कमिश्नर साहब ने,
आर्थिक विषयों पर हमें अपना एक सेमिनार संगोष्ठी करने का हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी हम लोग करेंगे। दोनों हमारे जो वक्ता हैं उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही है। बहुजन जो सहकारिता का जो कॉन्सेप्ट है, जिस पे बैंकिंग सिस्टम लॉर्ड बुद्धा बैंक नॉन फाइनेंशियल जो कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत, क्योंकि आज हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। एक समय हम भूख मतलब खाने के लाले पड़े हुए थे हमारे समाज को, लेकिन आज कम से कम है कि हम लाख लाख इकट्ठा करें और ऐसे 1,000 लोग हो जाएं तो कितने ही हो जाएंगे, है ना। हजारों करोड़ रुपए एक पल में। कांसीराम साहब भी यही कहते थे कि भाई, कांसीराम साहब के बारे में तो बहुत मज़ेदार बात है। वो कहते हैं कि भाई पत्रकार पूछते थे, वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि इस देश में साल में 2 बार चुनाव हो। बोलते थे भाई क्यों, आप क्यों चाहते हैं और कैसे चुनाव लड़ेंगे, उसमें चुनाव में तो बहुत खर्चा होता है। तो वो कहते हैं कि भाई मेरा समाज इतना बड़ा विशाल है, देश की आबादी का 85% है, एक टाइम वैसे ही भूखे रहता है, एक टाइम चूल्हा जलता है। मैं एक दिन उनको कह दूंगा भाई दोनों टाइम चूल्हा मत जलाओ, एक टाइम उपवास कर लो, है ना। तो एक टाइम का जो राशन बचेगा, उस राशन के पैसे से हम करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लेंगे, है ना। अब पढ़े लिखे ऐसे लाखों करोड़ों लोग हो गए हैं, तो एक क्या ऐसे 100 बैंक स्थापित कर लें तो कोई आश्चर्य नहीं है, है ना। तो बशर्ते है कि कमियां हमारे अंदर बहुत हैं, उन कमियों को दूर करके ही ये बात बन सकती है। तो दूसरे पर नज़र डालें, दूसरा क्या उछल कूद कर रहा है, अच्छा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कमियों को देखें पहले। बहुजन समाज सचमुच बहुत बड़ा है, देश की आबादी का 85% है। बहुजन समाज को जोड़ने की ज़रूरत है, उसको उसकी ताकत का एहसास कराने की ज़रूरत है। जिस दिन इस एहसास को हम करवा सके, उस दिन हम उठ खड़े होंगे, हमें किसी दूसरे का मोहताज बिल्कुल भी नहीं होना पड़ेगा। अब कुछ बातें मैं जैसे यहाँ की करूँ कि जो जो ताकत आती है वो कहाँ से आती है। अभी हॉस्टल में मारपीट कर दिया, ऐसे 2-3 घटनाएं हो गई, तो मैंने विद्यार्थियों से कहा कि भाई एक्टिविटीज़ बढ़ा दो, उत्पीड़न कम हो जाएगा। मैं उस पर नहीं कर रहा हूँ कि जाके FIR करवाओ, ये करो वो करो, उसको पनिश करवाओ, उसको मिल के मार दो। आप अपनी सक्रियता बढ़ा दो, दमनकर्ता अपने आप भयभीत होगा, है ना। हम सक्रिय नहीं है, सुस्त पड़े हुए हैं, तो क्या होगा, है ना। यहाँ जो ताकत आई है वो इसी सक्रियता की वजह से आई है। जब हम लोग खरवार साहब चले गए, 96 में हमने ज्वाइन किया, खरवार साहब 97 में 6 महीने बाद आए, हम नवंबर में आए, वो मार्च में आए। ऐसे मैंने ज्वाइन किया तो 6-7 लोग थे, खरवार साहब आए तो हम लोग 11 हो गए, 3-4 और आ गए। जो कहानी शुरू होती, देखिए जब हमें ये हथियार मिल गया कि सरकार का दबाव है, ये नहीं कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे तो ग्रांट रोक देंगे। जब इन्होंने नहीं किया तो ग्रांट नहीं रोकी, हम लोगों ने चिट्ठी लिखी कि आपका चिट्ठी तो ये कहता है कि ये भर्ती नहीं करेंगे तो ग्रांट रोक देंगे, आपने ग्रांट रोकी। तो जब हमने चिट्ठी लिखी UGC को, तो उन्होंने केवल 17 करोड़ की ग्रांट रोक दी, और जब 17 करोड़ की ग्रांट रुकी तब भर्तियाँ चालू हो गई। तो हम लोग 31 हो गए, 34 हो गए, 35 हो गए, 45 हो गए, 52 हो गए, बढ़ते चले गए, कभी 75, फिर 85, और आज लगभग 350 प्रोफेसर। उसके लिए बहुत लड़ा है, उसके लिए बहुत गालियाँ खाई हैं लोग। गुंडा मौली मेडिकल की मैम बैठी हैं, इनके यहाँ एक संगीता जी हैं ब्रजेश अस्तावल से, उन्होंने किसी दिन चर्चा करी कि अरे वो किसी ने नाम ले दिया, कोई अहिरवाज जी हैं, अरे उनकी बात मत करो, बहुत गुंडा आदमी है। तो ब्रजेश जी ने बताया, वो संगीता बता रही होंगी। तो बोले क्यों गुंडा क्यों है, तो प्रोफेसर है। बोले नहीं गुंडा है, अभी कोई घटना हो जाएगा ना, 100 लड़के इकट्ठे आ जाएंगे। छवि ऐसी, हम अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, हम अपनी बात करते हैं, तो स्वाभाविक है उस तरह का रिएक्शन उनका होगा। क्यों होता है रिएक्शन? अभी मैडम बैठी हैं, इनके यहाँ जो चीफ ऑफिसर हैं मेडिकल में, जो नॉन टीचिंग को देखती हैं, नॉन टीचिंग क्या पूरा मेडिकल का स्टाफ जो है, प्रोफेसर्स को छोड़ के, डॉक्टर्स को छोड़ करके, नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट, वहाँ शेड्यूल कास्ट की एक हमारी मैडम बैठी हुई हैं, वो किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। कल्पना कर सकते हैं, वो सुपर बॉस है सबकी, उनको भी मेमो देने से नहीं रोकते, समझ रहे हैं, क्योंकि जिस कुर्सी में आप बैठे हुए हैं उनको लगता है ये उनकी कुर्सी है, ये हमारा अधिकार है जो हजारों साल से हमें नहीं मिला, हमें मिलना चाहिए, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं।
उसको लगता है कि हम उसके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं, उसकी कुर्सी में बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्ण और जाति व्यवस्था में वो सर्वोपरि है, वहाँ बैठने का अधिकारी वही है, ये उसके दिमाग में घुसा हुआ। तो धीरे धीरे कांसीराम साहब कहते हैं कि भाई कुर्सी भी हथियानी, तो धीरे धीरे जल्दबाजी करोगे पलट दिए जाओगे, स्लोली चलो, हजारों साल की बीड़ी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस भी रखो, है ना। उसको कुर्सी से बाहर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहना। थोड़े से आपको जगह मिली, आपने उसको नशे की तरह ले लिया, मधोसी में चले गए, तो आप फिर रसातल में चले जाएंगे। आज यही हो रहा है, जागरूकता जितनी है उतना हम पीछे भी जा रहे हैं। आज के और 25 साल पहले में या 60 साल पहले में कितना अंतर है। सोबरन साहब कह रहे थे कांसीराम साहब के समय, लोग जय भीम या बहुजन शब्द का उच्चारण करने में भी भय खाते थे। आज नहीं है वैसा। फेसबुक, सोशल मीडिया, अखबार, सारा जो लोग नाम नहीं लेना चाहते थे वो भी ले रहे हैं। जो ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज या सावित्रीबाई फुले नाम लेना पसंद नहीं करते थे बाबा साहब का, वो भी दिखावे के लिए सही पूजा करने बैठे हुए हैं, है ना। और हमारे अपने बहुजन समाज में भी बहुत जागरूकता है, उसका मतलब उसका कोई पैमाना भी नहीं, इतनी ज़्यादा जागरूकता आई है। लेकिन क्या है सबसे बड़ी समस्या कि वो उसमें उसके अंदर बिखराव है, इतना बुरी तरह बिखरे हुए हैं। एक यदि ये जो जागरूकता है और जोश जो दिखाई देता है वो यदि इकट्ठा हो जाए तो इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। तो मुझे लग रहा है युवा काफ़ी जागरूक हैं, बीएचयू में हैं। मैं समझता हूँ कि कई लोगों ने कहा कि भाई बीएचयू में आप इस तरह का क्यों करते हैं। अब यदि हम लोग इसका मूल्यांकन करें तो कैसे पाएंगे कि हमारा आंदोलन कितना सफल है। मैं समझता हूँ यदि हम लोग इस तरह के आयोजन और अपनी एक्टिविटीज़ से यदि 10% यूथ को भी मोटिवेट कर लेते हैं और उनके अंदर लीडरशिप डेवलप कर लेते हैं तो बहुत बड़ी सफलता है, और मेरा आकलन यही है। तो इसलिए मैं खुश हूँ। बहुत आलोचनाएं, गालियाँ, सबको देखते हुए भी हम इस बात से खुश हो जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और बहुत बड़ा नहीं तो भी जो भी कर पा रहे हैं शायद बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप सबको मैं इस बात का क्रेडिट देता हूँ क्योंकि हमारे प्रोफेसर साथी तो उंगलियों में गिने चुने लायक यहाँ रहते हैं, हर कार्यक्रम का ये हिस्सा है। और बाहर बोलते हैं कि वहाँ तो कोई गया नहीं, अभी बोलेंगे कोई प्रोफेसर तो दिख नहीं रहा, आप फोटो डाल देंगे ना, बोलेंगे कोई प्रोफेसर तो दिख नहीं रहा। तो भैया तुम आए होते तो दिखने लगते ना, तुम तो आते नहीं हो। तो जो नहीं आता है उसकी परवाह भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारा लोगों को कम पता है, जेएनयू वालों ने एक वीडियो फिल्म बना ली कमिश्नर साहब, किस पे, ये रोस्टर पॉइंट की बात कर रहे थे, शिव शक्ति ये डिपार्टमेंट को, उन्हें पता भी नहीं था रोस्टर क्या है और हुआ क्या है। यही अप्रैल में 17 में शुरू हुआ, वो कहानी शुरू हुई बीएचयू से ही, जब यूजीसी के एक रेजोल्यूशन को उन्होंने हाई कोर्ट ने उसको वो कर दिया, ख़त्म कर दिया कि जो यूनिवर्सिटी एज ए यूनिट है तो रिजर्वेशन नंबर ऑफ पोस्ट टोटल सैंक्शन पोस्ट में होगी, ये उनका गाइडलाइन है। उसको उसका एक क्लास था कि जो पूरे यूनिवर्सिटी होगी एक यूनिट होगी माना जाएगा। कोर्ट ने कहा नहीं, डिपार्टमेंट एज ए यूनिट होगा, ये कहानी हो गई। और जैसे डिपार्टमेंट एज ए यूनिट होगा वैसे वहाँ रिजर्वेशन क्या होगा, नंबर ऑफ सीट्स 1 या 2 हो जाएंगी हर डिपार्टमेंट में, 1 2 3 के कॉन्सेप्ट में, 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट और 3 असिस्टेंट। अब 1 2 3 में रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, कोई भी रोस्टर लगा लो, चाहे 13 पॉइंट का लगा लो, चाहे 200 पॉइंट का लगा लो, तो उसका नतीजा हुआ कि पूरा रिजर्वेशन खत्म हो गया। हम लोग तुरंत सक्रिय हो गए और इन्हीं छात्रों के दम पर उस आंदोलन को खड़ा कर लिया। हम जेएनयू गए, पार्लियामेंट्री कमेटी को ले गए, सुप्रीम कोर्ट ले गए, हर जगह गए, चारों तरफ से लड़ाई लड़ी और सड़क पे भी संघर्ष कर रहे थे, उसको रोका नहीं हम लोगों ने। जब जेएनयू और डीयू के पदाधिकारी हमें पार्लियामेंट एनेक्स में मिले तो उनसे मैंने ये बात कही कि ये हो गया है, आप लोग भी तुरंत मैदान में आइए। तो वो उन लोगों ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। और जब धड़ाधड़ वैकेंसियाँ देश भर से आने लगी और पता लगा 0 वैकेंसी 0 वैकेंसी 0 वैकेंसी, और यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया ऑल इंडिया को, सभी यूनिवर्सिटीज़ को, तब जा कर के नींद खुली। तब तक साल बीत गया और फिर वो लोग आंदोलन पे दिल्ली में शुरू किए और हम लोगों का आंदोलन भी रुका नहीं, और वो अमूमन प्राय हर देश के कोने कोने में फैल गया। तब जा कर के ये सफल हुआ कि उसको अमेंडमेंट करना पड़ा, नया कानून बनाना पड़ा, और आज यूनिवर्सिटी ऐसे यूनिट हो गया जिसमें ओबीसी को भागीदारी है।
लेकिन हम लोग होशियार नहीं है, बनारस में रहते हैं, हमारे पास कोई टीवी क्या वीडियो क्लिप बनाने वाली टीम नहीं है, कुछ नहीं। उस पूरे क्लिप में उन्होंने पूरा का पूरा क्रेडिट जो है खुद को लिया है दिल्ली वालों ने, जेएनयू और डीयू का जो आंदोलन है। तो ऐसे लोग हैं, तो खैर उसका हमें क्रेडिट की बात नहीं है, लेकिन हमें इस बात का संतोष है कि शायद यदि हम लोगों ने उसको प्रयास नहीं किया होता तो शायद तस्वीर कुछ और होती। तो आज ये तो मैंने संख्या बताया, SC ST के 350, OBC के भाइयों को बाद में एंट्री मिली इस सिस्टम में, जो आज चिल्पो मचा रहे हैं। खास करके उसमें जो नेता हैं, यदि उन लोगों ने पहले शुरुआत करी होती, यूपी का ही बात करें, यदि OBC को प्रमोशन में रिजर्वेशन और दे दिया होता तो शायद वो बीजेपी सत्ता में नहीं आती। यूपी का तो छोड़िए, देश में नहीं आती। उन्होंने OBC वालों को प्रमोशन में रिजर्वेशन देने के बजाय SC ST का मिला हुआ प्रमोशन में रिजर्वेशन जो है वो ख़त्म कर दिया। तो उसका खामियाजा बहुजन समाज भुगत रहा है। तो ऐसी OBC को भी हायर एजुकेशन सिस्टम में आने में बहुत टाइम लगा। अभी ये जो 2019 है, तब वहाँ से कहानी शुरू हो रही है प्रॉपर तरीके से। नहीं तो 2007 में केवल NT लेवल पे, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे उनका रिजर्वेशन था यूनिवर्सिटी सिस्टम में। अब जो अभी नया अमेंडमेंट जो हम लोगों के संघर्ष के बाद आया है 2019 वाला, तब जाकर के उसमें असिस्टेंट से लेकर के प्रोफेसर लेवल तक ये रिजर्वेशन हो गया। उसमें एक क्रीमी लेयर का पैच फंसा रखा है, तो उस वजह से वो एसोसिएट कभी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सैलरी में 8 लाख तो हो ही जाएगा जो असिस्टेंट हो जाएगा। तो एसोसिएट की ओपन की पोस्ट कभी भरी नहीं पाएगी उनकी, कहेंगे क्रीमी लेयर में कितना बेवकूफ़ बनाया लोगों को। और प्रोफेसर का स्केल तो बहुत है, प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस एसोसिएट का चाहिए या 10 साल असिस्टेंट का। तो उस स्टेज में आते आते उसकी सैलरी तो 8 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। तो OBC का भाई कभी भी एसोसिएट और प्रोफेसर ओपन कैटेगरी में एंट्री नहीं कर सकता। कितना बड़ा धोखा है। ये धोखा ठीक वैसे ही है जैसे मंडल कमीशन को लागू करने में हुआ था। मंडल कमीशन में एजुकेशन में नहीं रिजर्वेशन दिया VP सिंह ने। सारा लोग वो VP सिंह की वो फोटो लगा करके आरती उतारता है, उसके जैसा मसीहा कोई नहीं। उसने इतना फ्रॉड किया, इतना धोखा दिया OBC के लोगों को, इस बात को OBC का लोग नहीं समझ पा रहे। उसने क्या कहा, रिजर्वेशन तो हम लागू करेंगे मंडल कमीशन की, लेकिन आधी अधूरी कर दिया। आधी अधूरी में एजुकेशन में नहीं दिया, नौकरी में दे दिया। तो जब एजुकेशन में नहीं दोगे तो वो फिर वो कहाँ से आएगा भाई? पहले तो एजुकेशन में चाहिए। एजुकेशन में कब मिला? एक दूसरा मसीहा आया, अर्जुन सिंह, है ना। तो 2006 में घोषणा किया, 2005 में, क्योंकि उसको प्रधानमंत्री बनना था, हालांकि नहीं बन पाया बेचारा नरसिंह राव के सामने। तो उसने हायर एजुकेशन में लागू किया। 3 साल बाद 5 से 8 3 साल लग गए, प्रॉपर फेज वाइज हुआ ना। तो 2008 से प्रॉपर तौर पे हायर एजुकेशन में OBC वाले लोगों को रिजर्वेशन की सुविधा मिली। तो इस तरह से नौकरी में दे दिया। उसमें भी कह दिया कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में देंगे, स्टेट वाले वो अपना जाने। तो इस तरह से बहुत बहुत बड़ा धोखा हुआ बहुजन समाज के साथ, खास करके अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के साथ। और आज तो हम लोग नौकरियों की कल्पना छोड़ दें, क्योंकि आज माहौल बदल गया है, जैसा कमिश्नर साहब कह रहे थे। आज है कि हमें अपना जो है समय काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारी सरकारें बन नहीं पा रही हैं और जिनकी सरकार है वो हमें देना नहीं चाहते नौकरियां, इसलिए उन्होंने सब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। और प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है तो आपको वहाँ चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलने वाली जो 10-12 हज़ार की मिलती है। BHO में 500,000 से 500 हज़ार वैकेंसी भर ली जाती हैं, वो सबके सब बिना रिजर्वेशन के भरी जाती हैं, भले वो कॉन्ट्रेक्चुअल हैं या आउटसोर्सिंग से, वहाँ पर कोई गुंजाइश आपको जाने की नहीं है। तो रास्ते बदलने होंगे, समय के हालात को समझते हुए हमें अपना माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा। और इस तरह से कुछ ऐसे कोऑपरेटिव सिस्टम में ही, बैंकिंग का हो या बिजनेस का हो या इस तरह का आपका रिटेल शॉप्स हो या कोई भी किसी भी तरह का, इनमें कूदना पड़ेगा। और पूरे मतलब जज्बे के साथ आप छोटा से शुरुआत करके भी आप बड़ा अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि उपभोक्ता भी हम हैं, है ना। तो हमें अपना निर्माता और क्या बोलते हैं आपका वाणिज्य की भाषा में, है ना, वो भी बनना पड़ेगा। आपको प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, सप्लाई सिस्टम को भी ठीक करना पड़ेगा, और आपका उपभोक्ता तो है ही हमारा आदमी। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं गुरुजी के बहाने। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, कल भी करेंगे। एक और अच्छा है BHO कैंपस के लिए कि इस बार जब हमारे विद्यार्थी पिछला आयोजन हुआ था वहाँ पर मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र में, तो हाल मिल गया था
इस बार वहाँ एक थोड़ा हमारे प्रोग्रेसिव साथी उसके कोऑर्डिनेटर हो गए हैं, तो इस बार हाल के लिए रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने कहा नहीं हम हाल नहीं देंगे, हम भी मनाएंगे, है ना रविदास जयंती। तो एक अच्छी खबर है कि ऑफिशियली जो है एक सेंटर गुरु जी की जयंती मना रहा है, उसका सेमिनार आज और कल भी है ना। तो हमें स्वागत है, हमें तो कहीं भी बैठ लेंगे, हम लोग तो घास फूस में बैठने वाले लोग हैं। ये आलीशान जो हाल है सीनेट हाल, बच्चों से मैंने कहा, मुझसे कहा कि सर वो सीनेट हाल दे रहे, मैंने कहा पागल उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग होती है, उसी में करो, ठीक है तो ये और किसी को दिया नहीं जाता इस तरह के आयोजन को। तो अच्छा है, हम लोग कम से कम कंफर्ट फील करते हैं, ऐसी जगहों पर हम लोगों को कहाँ एंट्री मिलती थी। तो गुरु जी की जयंती हम लोग ऐसे जगह पर मना रहे हैं, तो ये और हम लोगों के लिए अच्छा है, अच्छी अनुभूति है। कुछ सीखें, आगे के लिए भी कुछ प्लान करें, कुछ बेहतर भविष्य का निर्माण करें, खुद को संभालें सबसे पहले, उसके बाद समाज की चिंता करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई लिखाई की बात खरवार साहब कही गए हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। मैं अपनी तरफ से और अपने सभी विद्यार्थी परिवार और प्रोफेसर्स की तरफ से, बीएचयू परिवार की तरफ से, जो बाहर से हमारे अतिथिगण आए हैं, अपना कीमती समय दिया, हमारा मार्गदर्शन किया, हम आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच गौतम साहब अभी आए हैं, अस्थावल साहब भी आ गए हैं, ये आपका स्वागत और अभिनंदन है, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय रविदास। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।